नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के भूगोल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम लोग जो अभी तक की क्लास में पढ़ चुके हैं उससे 30 महत्वपूर्ण और प्रश्न देखेंगे। फिर हम लोगों की क्लास कल से थ्योरी पर पूरी की पूरी बिल्कुल एक निरंतर क्रम से चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कभी न कभी एग्जाम में आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया था कि यहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न लिए जाएंगे जो ये दर्शाएगा कि इस तरह के प्रश्न वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। और यदि आपने इस तरह के प्रश्न सॉल्व किया होगा या हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि इस तरह के प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा, याद है ना, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारतीय किस देश के साथ है। कहने का मतलब यह कि कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, ये आपको बताना है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं ये 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे ये 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है ना, ये 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। म्यांमार की बात किया जाए तो ये 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इसी प्रकार यदि भूटान की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं ये कितना बनाता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितना? तो 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और एक देश है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कितना सीमा बनाता है, तो हम लोग कहेंगे वो बनाता है 106 किलोमीटर। कितना? तो हम लोग कहेंगे ये बनाता है 106 किलोमीटर। कितना बनाता है? तो हम लोग कहेंगे ये बनाता है 106 किलोमीटर। ठीक है ना, लेकिन पूछा क्या है, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वह हो जाएगा भूटान। लेकिन यदि विकल्प अफगानिस्तान भी रहेगा तब आपका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। लेकिन कितने पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं 7 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 तो हो गए। छठे नंबर की बात किया जाए तो एक चीन भी सीमा बनाता है। कितना बनाता है, तो 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। और कौन बनाता है, तो हम लोग कहेंगे बांग्लादेश बनाता है। और बांग्लादेश कितना बनाता है, तो ये बनाता है 4096 किलोमीटर। इसका मतलब सबसे छोटी सीमा की बात करेगा तो दिए गए विकल्पों के अनुसार भूटान हो जाएगा, अन्यथा अफगानिस्तान होगा। लेकिन सबसे लंबी सीमा की पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे बांग्लादेश हो जाएगा और दूसरे नंबर पे हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। यह प्रश्न कल भी आया था लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान से समझना। कितने राज्य हैं समुद्र के किनारे, ये आप उत्तर बताइए, तब तक हम लोग थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। ठीक है ना, यदि आगे बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे, यदि ये कभी पूछे कि कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग कहेंगे कुल तटरेखा की लंबाई जो है ये है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन ये कहा जाए कभी मुख्य भूमि के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग कहेंगे ये है 6100 किलोमीटर। और इसी 6100 किलोमीटर पर ही हम लोग जानते हैं कितने राज्य हैं, तो हम लोग कहेंगे इसी पर है 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, तो हम लोग कहेंगे इसी पर 9 राज्य हैं। और इस 9 राज्यों में भी बात किया जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो है वह है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। और उसके बाद कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश है। और उसके भी बाद बात किया जाए कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु है। कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु है। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले कि सबसे छोटी तटरेखा वाला ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये तो है लंबी। लेकिन अगर ये कभी पूछ ले कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे ये है गोवा। कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। तो बताइए भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं, तो हम लोग कहेंगे वो है 9 राज्य। एक प्रश्न यहां पर ध्यान देना, अगर ये पूछे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तब तो हम लोग कहेंगे गुजरात।
लेकिन अगर कभी ये पूछ ले कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई गुजरात से भी ज्यादा है, लेकिन वह एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो यदि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान से प्रश्न को समझना, यहां पर पूछा गया है किससे नहीं होकर गुजरती है। तो हम लोग जानते हैं यदि बात किया जाए कर्क रेखा की, किसकी बात किया जाए? यदि बात किया जाए कर्क रेखा की तो हम लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो हम लोग कहेंगे पहले तो हो जाएगा गुजरात, फिर कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा राजस्थान, फिर कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे झारखंड हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे मिजोरम हो जाएगा। कौन सा? मिजोरम। कितने राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किससे होकर नहीं गुजरती है। तो हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है ना, इससे होकर नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, हम लोग कहेंगे गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं गुजरती है, तो यहां से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ध्यान से प्रश्न को समझना, यहां पर कहा गया है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न में बताया कि वास्तव में किससे किससे लगती है। 7 देशों से लगती है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इसी से तो लगती है। तो दिए गए विकल्पों में यदि ये कहा जाए किससे नहीं लगती है, तो क्या उसमें विकल्प में श्रीलंका था? ध्यान से समझना, क्या ये बताओ श्रीलंका उसमें है जो भी हमने देखा था? ये बताओ क्या इसमें मैंने आपको श्रीलंका कहीं पर बताया है? तो यहां पर मैंने आपको श्रीलंका नहीं बताया है। इसका मतलब भारत श्रीलंका के साथ सीमा साझा नहीं करता है। श्रीलंका जो है वह रामेश्वरम द्वीप अथवा कह सकते हैं राम सेतु पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रीलंका, सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट है। कहने का मतलब यह है कि भारत के मुख्य भूमि का, इसका मतलब मान लेते हैं कि यह है भारत। तो भारत के मुख्य भूमि का पूछ रहा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट होता है। और इस बिंदु का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है केप कमोरिन। क्या नाम है? इसका नाम है केप कमोरिन। लेकिन अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसी का नया नाम हो गया है कन्याकुमारी। क्या हो गया है? तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम हो गया है कन्याकुमारी। ठीक है, क्या हो गया है? तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम हो गया है कन्याकुमारी। और यहीं पर यदि बात किया जाए, इधर पड़ता है अरब सागर, और इधर क्या पड़ता है? BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। गलत, यानी बे ऑफ बंगाल पड़ता है। क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल पड़ता है। यहीं पर देखा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो क्या पूछा गया? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कमोरिन अथवा कन्याकुमारी है। ये है? नहीं है। इंदिरा पॉइंट है, ये तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार पर है।
केप कमोरिन ये है। इसका मतलब ये है कि विकल्प के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कहा गया है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ध्यान देना, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है, तो हम लोग कहेंगे अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अब बात ये आती है कि ये अध्यारोपित सीमा क्या होता है, तो ऐसी सीमा जिसका निर्धारण किसी अन्य देश के द्वारा किया गया हो उसी को कहा जाता है अध्यारोपित सीमा। और हम लोग जानते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है वह सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया जाता है 17 अगस्त 1947 को। इसका मतलब यह है कि यह जो सीमा रेखा खींचा जाता है वह किसके उस अधिकार में खींचा जाता है, तो हम लोग कहेंगे ब्रिटेन के अधिकार में खींचा जाता है। इसका मतलब किसका उदाहरण हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे अध्यारोपित सीमा का उदाहरण हो जाएगा। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यदि कोई सीमा रेखा किसी अन्य देश के नियंत्रण में खींची जाए तो उसी को कहा जाता है अध्यारोपित सीमा। और भारत एवं पाकिस्तान का जो सीमा खींचा गया है वह ब्रिटेन के अधिकार मतलब नियंत्रण में खींचा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। यहां पर अभी मैंने बताया है सबसे छोटी किसकी है, ये बताओ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। चलिए अभी मैंने आपको कौन सा प्रश्न है बताया है कि सबसे छोटी कौन सी है। देखो इसमें बताया है सबसे लंबी कहां से कहां तक है। अब इसी में बताया कि सबसे छोटी कौन सी है, गोवा है। कौन सी है, गोवा है। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। वहां पर सबसे छोटी कौन सी है, यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है, तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। यदि रेडक्लिफ की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं रेडक्लिफ जो रेखा है वह किसके किसके बीच है, तो हम लोग कहेंगे भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा की बात किया जाए तो भारत एवं चीन के बीच में है। डूरंड रेखा की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये भारत एवं अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के बीच में भी है। अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के बीच में भी है। तो पूछा क्या गया है, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है, तो हम लोग कहेंगे मैकमोहन रेखा है। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो ये किया जाता है 27 अप्रैल 1914 को। किसके माध्यम से, सिमला समझौते के माध्यम से। लेकिन ये रेखा जब खींचा जाता है तो हम लोग कहेंगे भारत एवं तिब्बत के बीच खींचा जाता है। लेकिन 1959 में चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वर्तमान समय में यह रेखा जो है वह भारत एवं चीन के बीच में है। मतलब क्या हुआ, इसका निर्धारण किसके माध्यम से, सिमला समझौता के माध्यम से। कब, 1914 में। किनके बीच में, भारत एवं तिब्बत के बीच में। किनके बीच में है वर्तमान समय में, तो भारत एवं चीन के बीच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 1914 में शिमला समझौता होता है तब क्या होता है, ये जो खींची जाती है वह अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची जाती है। बाकी ये आपको डिटेल में पढ़ाया गया है कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं होती है तब ये खींचा जाता है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम की भी बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट को ही क्या क्या कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे इंदिरा पॉइंट को और क्या कहा जाता है। तो इसी को हम लोग जानते हैं, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिग क्या कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है। तो इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे इसी को लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो क्या क्या दिया गया है। पार्सन पॉइंट कहा जाता है, लाइचिंग पॉइंट कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। तो इनमें से सभी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया इसका ये वाला प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पूछा गया है सुदूर पूर्व। क्या पूछा गया है। यहां पर समझना सुदूर पूर्व, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये क्या है। ये मान लेते हैं कि ये है भारत। ये क्या है। ये है मान लेते हैं कि भारत। तो इसका पूरब कौन सा होगा। ये वाला होगा पूरब। तो इधर कौन सा देश है। तो हम लोग कहेंगे ये है म्यांमार। क्या है। ये है म्यांमार। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर उत्तर में कहा जाता तब हो जाता चीन। क्या होता चीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ध्यान से समझना प्रश्न को, यहाँ पर पूछा गया है नहीं बनाता है। ये प्रश्न जो है वह पूरी तरीके से मैपिंग पर है। यदि आपको पता होगा कि भारत के कौन से राज्य कहां पर है, भारत के कौन से पड़ोसी देश कहां पर हैं, यदि आपको पता होगा तब तो इन प्रश्नों के जवाब दे लोगे, और यदि नहीं पता है तो आप नहीं दे पाओगे। और इस तरह के प्रश्न वर्तमान समय में कोई भी एग्जाम हो वहां पर 1 नंबर के पूछे ही जा रहे हैं। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, मैपिंग से 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तब आपको समझ लीजिए मैपिंग आना ही चाहिए। और आपको यहाँ पर जो पूरा का पूरा भूगोल पढ़ाया जाएगा ना, वह मैपिंग के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। इसका कौन सा सही उत्तर होगा, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं यदि बात किया जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश किससे किससे सीमा बनाता है। तो सबसे पहले सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल से। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो किससे बनाता है। तो हम लोग कहेंगे असम से बनाता है। असम के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो किससे बनाता है। तो हम लोग कहेंगे मेघालय से बनाता है। मेघालय के बाद किससे बनाता है। तो हम लोग कहेंगे त्रिपुरा से बनाता है। और त्रिपुरा के बाद किससे बनाता है। तो हम लोग कहेंगे मिजोरम से बनाता है। ठीक है ना। इतने राज्यों से बनाता है, पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय। दिमाग पर जोर के डाल के देखो कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना। तो असम से बनाता है, हम लोग कहेंगे बनाता है। मेघालय से बनाता है। मिजोरम से बनाता है। नागालैंड से बनाता है, हम लोग कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर पूछा ही गया है कि नहीं बनाता है, तो हम लोग कहेंगे नागालैंड से नहीं बनाता है। और कितनी सीमा बनाता है। तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न फिर मैपिंग से संबंधित है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के पड़ोसी हैं। क्या है। नेपाल के पड़ोसी हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के क्या हैं पड़ोसी हैं। ठीक है ना। तो चलिए यदि नेपाल के राज्यों की बात किया जाए कौन कौन से राज्य हैं, तो हम लोग इधर जानते हैं कि नेपाल के इधर देखा जाए तो कौन सा राज्य है। तो हम लोग कहेंगे इधर देखा जाए क्या सिक्किम बनाता है। तो हम लोग कहेंगे सिक्किम नेपाल से बनाता है, लेकिन भूटान राज्य नहीं है, एक देश है, गलत हो जाएगा। क्या सिक्किम नेपाल से सीमा बनाता है। हम लोग कहेंगे बनाता है। क्या बिहार बनाता है नेपाल से। बताओ क्या बिहार जो है वह नेपाल से सीमा बनाता है। हम लोग कहेंगे ये भी बनाता है। ये उत्तर हो जाएगा सही। क्या असम बनाता है नेपाल से। नहीं बनाता है। क्या उत्तर प्रदेश बनाता है। हरियाणा बनाता है। नहीं बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? पूरे के पूरे जो प्रश्न लिए गए वह मैपिंग से ही लिए गए हैं। दिमाग पे जोर डालो, जो मानचित्र आपको बनाया गया है वो देखो कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। भूटान हम लोग जानते हैं भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्य की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं, यदि राज्यों में बात किया जाए तो भूटान में सबसे पहले तो हो जाएगा सिक्किम बनाता है, ठीक है ना। सिक्किम के बाद यदि बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल बनाता है, और यदि वेस्ट बंगाल के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे असम बनाता है, और यदि असम के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ठीक है, तो सिक्किम बनाता है हम लोग कहेंगे बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है तो हम लोग कहेंगे बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है तो बनाता है, मेघालय बनाता है तो हम लोग कहेंगे मेघालय सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? फिर वही प्रश्न है, ध्यान से समझना। अभी आपको बताया गया है कि बांग्लादेश किससे किससे सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश एक इससे 2 3 4 5 ये 5 राज्यों से बनाता है। कौन से राज्यों से नहीं बनाता है इसमें? तो हम लोग कहेंगे मेघालय से बनाता है तो मेघालय से बनाता है, मणिपुर से बनाता है तो हम लोग कहेंगे मणिपुर से नहीं बनाता। भाई देखो मणिपुर से क्या बनाता है, यहां पर मैंने लिखाया है आपको, मणिपुर से बनाता है तो हम लोग कहेंगे मणिपुर से नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे मणिपुर से नहीं बनाता है, और नहीं ही पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। मिजोरम से भी बनाता है और त्रिपुरा से भी बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर यहां पर कहा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न ये क्या है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश। देखिए असम जो है क्या भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है? हम लोग कहेंगे सही है। असम राज्य जो है वह भूटान से भी सीमा बनाता है, बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है। इस तरह के प्रश्न मैंने हमेशा कहा है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन विद्यार्थी कर नहीं पाते हैं। फिर दूसरा विकल्प है, प्रश्न है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है क्या? अब आपको यह बताना है कि क्या पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल दोनों से सीमा से लगा हुआ है? हम लोग कहेंगे सही है, दोनों से सीमा बनाता है। ये मैप की बात है, यदि दिमाग में चलेगा तो आएगा। फिर है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो बताओ मिजोरम क्या बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगा हुआ है? हम लोग कहेंगे हाँ सही है, ये दोनों से लगा हुआ है, बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो आपके सामने है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं? मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसी का नाम है केप कमोरिन या कन्याकुमारी, और यहीं पर देखा जाए तो इधर से अरब सागर, कौन सा अरब सागर, इधर से देखा जाए तब इधर से देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल, कौन सा बे ऑफ बंगाल, और इधर से देखा जाए तब हिंद महासागर। तीनों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कहां पर? यहीं पर मिलते हैं। इसका स्थान का नाम क्या है? तो इसका नाम है केप कमोरिन या कन्याकुमारी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये भारत है, चतुष्कोणीय है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये तो है किबुथु या वालांगू। कौन सा है? तो ये है किबुथु या वालांगू है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये तो है किबुथु या वालांगू है। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये तो है किबुथु या वालांगू। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर आते हैं, तब फिर इसको बनाते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए, यदि मान लेते हैं कि भारत की स्थिति को बात किया जाए तो मान लेते हैं कि भारत की स्थिति ये है,
तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है किबुथु, या इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है वालांगू। क्या है? किबुथु या वालांगू। ये तो पूर्वी बिंदु है। और लेकिन पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है गौर माता। कौन सा है? गौर माता। उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये है केप कमोरिन या कन्या कुमारी। केप कमोरिन या कन्या कुमारी। पूछा क्या गया है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का मतलब ये वाला। तो हम लोग कहेंगे किस स्थान पे है? तो हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे किस स्थान पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है 68 डिग्री। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कितना है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? आगे बात किया जाए, ध्यान से समझना। और ये क्या है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व उत्तरी अक्षांश। तो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, गलत। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी, गलत। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी सही है। कहां पर है? गुजरात में। तो हम लोग कहेंगे सही है। ठीक है ना? और ये राजस्थान में, ये भी हो जाएगा गलत। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो यहां पर ये भाई ऐसे समझ लीजिए, ये है। तो यहां पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे गुजरात है। यहां पर कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे लद्दाख है। और यहां पर कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे, यहां पर देखा जाए तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। क्या पूछा गया है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, फिर गुजरात। अरुणाचल प्रदेश ढूंढते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। और राजस्थान, गलत। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यही हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शेयर वगैरह भाई करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु का मतलब यह है कि भारत का ये तो ये वाला भाग है। यहां पर देखोगे तो एक द्वीप है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। यह है ग्रेट निकोबार। ये क्या है? यह है ग्रेट निकोबार। और यहीं पर देखा जाए तो इस वाले बिंदु पर 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है? तो हम लोग कहेंगे यह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? यह है इंदिरा पॉइंट। और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो चलिए सुदूरस्थ, सुदूरस्थ मतलब सबसे दक्षिण में। तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट ढूंढिए, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन यदि मुख्य भूमिका कहता तब हो जाता कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? कहने का मतलब यह है कि भारत के पूर्वी, ध्यान देना, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में कितना अंतर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि इसमें अंतर जो होता है वह होता है 2 घंटे का। कितना होता है? तो हम लोग कहेंगे ये अंतर होता है 2 घंटे का होता है। ठीक है ना? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहा गया है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि का मतलब यह है कि रात के 12 बजे हैं। कितने हैं? रात के 12 बजे हैं। अच्छा, रात के 12 बजे होंगे तो एएम होगा कि पीएम होगा? ये बताओ, एएम होगा कि पीएम होगा? तो कहोगे सर जी पीएम नहीं होगा, क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे एएम होगा। क्या होगा? एएम होगा। और नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है। रात में 12 बजे तक लोग जागते रहते हैं, सिर्फ किसके लिए? विश करने के लिए। और जैसे ही एएम में पीएम से एएम जाता है और विश वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि के 12 बजे हैं।
एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर है, यानी किस देशांतर पर है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और हम लोग जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे वैसे वैसे 15 देशांतर प्रति 1 घंटे की दर से वृद्धि पाई जाएगी, और यदि पश्चिम की ओर आएंगे तो यही 15 देशांतर प्रति 1 घंटे की दर से कमी पाई जाएगी। तो क्या वजह है? सुबह के 6 बजता है, इसका मतलब यह है कि सुबह के 6 बजेगा, इसका मतलब है कि वहां पर टाइम आगे है, और जब आगे है इसका मतलब यह है कि हमें पूरब में जाना है। और कितना आगे है? 6 बजा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 6 घंटे आगे है। कितना आगे है? तो हम लोग कहेंगे 6 घंटे आगे है, और 1 घंटे के लिए 15 देशांतर हम लोग जानते हैं जाते हैं। ध्यान से समझना, यदि हम लोग बात करें 1 घंटे के लिए तो कितना जाते हैं? 15 देशांतर जाते हैं। तो ये बताओ 6 घंटे के लिए कितना देशांतर? तो हम लोग कहेंगे 1 छक्का 6, तो 15 छक्का 90 देशांतर। इसका मतलब यह है कि यदि इससे हम लोग 90 देशांतर आगे निकल जाएं, इससे यदि हम लोग 90 देशांतर आगे निकल जाएं तो वहां पर सुबह के कितने बजे होंगे? तो हम लोग कहेंगे वहां पर सुबह के 6 बजे होंगे। तो चलिए 82.5 में 90 जोड़ोगे तो 9 8 17, और 17 का मतलब यह है कि 172 सही 1/2, यानी उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलिए कहने का मतलब यह है कि यह है तो भूगोल का प्रश्न, लेकिन पूरा का पूरा मैथ वाला दिमाग लगेगा और आपको सारी चीजें पढ़ाई गई। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? यहां पर हमेशा देखना गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए चुनते हैं। गुजरात से गुजरता है, हम लोग कहेंगे गुजरता है। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, हम लोग कहेंगे नहीं गुजरता है। छत्तीसगढ़ से गुजरता है, हम लोग कहेंगे गुजरता है। झारखंड से गुजरता है। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा सही। ढूंढो पहला, दूसरा और चौथा कहां पर है, ढूंढो। तो आप पाओगे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए में है सही। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बहुत बार आ गया भाई, किससे होकर गुजरती है? तो दिए गए विकल्पों में से उड़ीसा से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, लेकिन बगल में ब्रैकेट में झारखंड भी दिया गया है। और हम लोग जानते हैं आज जो झारखंड है वह पहले बिहार का ही भाग हुआ करता था, इसका मतलब बिहार से तो नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से गुजरती है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, इस तरह के भी प्रश्न करने के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत विस्तृत है, यानी भारत का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है ये आपको बताना है। ठीक है ना। और यदि भारत की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि भारत की विस्तार की बात किया जाए तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर की बात किया जाए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। ठीक है, चलो यहीं पर थोड़ा सा मैं 1-2 चीजें और बता देता हूं। यदि इसी में बात किया जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। दोनों में अंतर कितना है? तो 281 किलोमीटर है। ठीक है, चलो विस्तार की बात करते हैं। कितना है? तो 37 डिग्री, गलत है, इतना ज्यादा कोई मतलब है ही नहीं। मतलब मिनट तक तो ठीक है, यहाँ पर सेकंड में भी गए हैं, और सेकंड में तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तो सेकंड में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही। आगे चलिए आगे थोड़ा सा शेयर करते रहो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमेशा मैं कहता हूं कि लास्ट में देखना सही है कि नहीं है, क्या कहना चाहता है, तो सही नहीं है।
भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पढ़ाया गया है आपको। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इसको भी देखना, उत्तरी अक्षांश तक है, हम लोग कहेंगे है। ये तो भी हम लोगों ने पिछले ही प्रश्न में देखा। भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, हम लोग कहेंगे है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, हम लोग कहेंगे है। सही है? एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या है 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि ये हो जाएगा गलत। पूछा क्या है? सही नहीं है। इसका मतलब यह है यदि सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो हम लोग कौन सा उत्तर मारेंगे? तो इसका उत्तर हम लोग मारेंगे ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 16% है। गलत। कितना है? 17.5% है। चलो ढूंढते हैं 17.5। संपूर्ण मानव जाति का 17% है, थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत। संपूर्ण मानव का 18% है, थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत। 28% है, ये तो गलत। अब देखो, इसमें या तो इसमें चुनना होगा, तो वास्तव में उत्तर जो सही होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, लेकिन जो आयोग ने सही उत्तर माना है वह माना है ऑप्शन बी, क्योंकि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है ना? जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर जो माना गया है वह ऑप्शन बी माना गया है, जबकि देना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि देखा जाए तो 17.5% है, ये तो इसके दोनों के बीच में है। लेकिन वर्तमान समय में तो जनसंख्या बढ़ गई है, तो 18 मानना चाहिए, 17 क्यों मान रहा है? लेकिन आयोग ने 17% ही माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फिर कहा गया है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो हम लोग कहेंगे भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग जानते हैं यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? और यह भारत के विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ठीक है ना? ये कौन सा स्थान है? तो हम लोग कहेंगे ये 7वां स्थान है। तो इससे बड़े कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले रूस है, फिर कौन सा देश है? फिर कनाडा है, फिर कौन सा देश है? फिर हम लोग कहेंगे अमेरिका है। अमेरिका के बाद कौन सा देश है? तो हम लोग कहेंगे चीन है। चीन के बाद कौन सा है? 1 2 3 4 5वें नंबर पे ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील है। फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर कौन सा है? महान देश है। कौन सा देश है? महान देश। महान देश का मतलब क्या है? तो हम लोग कहेंगे महान देश का मतलब भारत है। कौन सा देश है? हम लोग कहेंगे भारत है। तो 7वें नंबर पर है, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित पुट का प्रयोग कीजिए। चलिए, अधोलिखित का मतलब जो नीचे दिया गया है उस पुट का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं। कहा गया है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। गलत बात है, 7वां सबसे बड़ा देश। फिर कहा गया यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग अधिकृत किए हुए हैं। सही बात है, इतना अधिकृत किए हुए। ठीक है ना? फिर कहा गया है समूचा भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। गलत बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यदि मान लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, मान लेते हैं कि ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है, तो भारत की स्थिति जो है ना
भारत की स्थिति जो है वह कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे भारत की स्थिति जो है वह है बिल्कुल यहाँ पर। कहां पर? भारत की स्थिति बिल्कुल यहाँ पर है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी है। सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी नहीं है, शीतोष्ण में भी है, ये हो जाएगा गलत। फिर कहा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय में किया जाता है। हम लोग कहेंगे सही है, किया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा सही। तो कौन कौन सही? तो हो जाएगा दूसरा सही और चौथा सही। तो ढूंढो दूसरा और चौथा कहां पर है, ये है दूसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार के आरोही का मतलब यह है बढ़ते क्रम। क्या? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और सबसे छोटा की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं मिलता है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से ज्यादा कौन? तो हम लोग कहेंगे भूटान। कौन? भूटान। और भूटान से ज्यादा कौन? तो हम लोग कहेंगे म्यांमार। और म्यांमार से ज्यादा कौन? तो हम लोग कहेंगे नेपाल। नेपाल से ज्यादा कौन? तो हम लोग कहेंगे नेपाल से ज्यादा देखा जाए तो हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से ज्यादा कौन? तो हम लोग कहेंगे चीन। और चीन से ज्यादा कौन? तो हम लोग कहेंगे बांग्लादेश। इसका मतलब ये है कि सबसे कम तो ये है, सबसे ज्यादा ये है। चलिए बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। चीन पहले आ सकता है, गलत बात है। ये देखो, इसको यहां पर किया गया गलत। बांग्लादेश बाद में आ सकता है, सही है। नेपाल है, चलिए नेपाल की बात मान लेते हैं। ये नेपाल के बाद पाकिस्तान, हाँ इससे बड़ा पाकिस्तान ये भी हो सकता है। इससे बड़ा चीन ये भी हो सकता है। इससे बड़ा बांग्लादेश ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी उत्तर सही हो सकता है। नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश से बड़ा चीन की सीमा बनाता है? कहेंगे ना, ये गलत हो जाएगा। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, गलत है। इसका मतलब है कि दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है ना। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने अभी हम लोगों ने देखा। और इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न लिए गए थे जो पूरा का पूरा मैपिंग से ही संबंधित था। और हम लोगों ने तो मैपिंग पर एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल से हम लोगों की क्लासें बिल्कुल वैसे ही क्रम से चलती रहेंगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।